हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम पालीवाल है एंड वेलकम टू सेल्फ प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म्स। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बैंक्स के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस आरआरबी हो, एसबीआई पीओ हो, ठीक है, एसबीआई क्लर्क हो, आरबीआई के एग्ज़ाम हो या फिर एलआईसी के एग्ज़ाम हो। ये टॉपिक हर जगह पूछा जाता है एंड जो मैं बैंकिंग टर्म्स कराऊंगा मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट उठाई है जो मेनली है, ठीक है। ये जो मैंने टर्म्स उठाई है ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बैंकिंग टर्म्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक है। वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड आंसर होते हैं, ईजिली याद हो जाते हैं, ठीक है। एंड याद रखने भी ईजी रहते हैं क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ से भी जुड़े रहते हैं, तो हमारे को थोड़ा क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से, तो ईजिली आ जाते हैं। एंड ये यूज़फुल भी होते हैं डेली लाइफ के लिए। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो तभी आपको ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल गाय भी हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, ये आपके लिए काम की ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी बैंकिंग टर्म्स हैं वो। ओके, पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक से तुम्हें समझ आ गया होगा प्लास्टिक की मैं किसकी बात कर रहा हूँ प्लास्टिक में, ठीक है। तो प्लास्टिक, पहले है प्लास्टिक मनी, ठीक है। अब प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी वो मनी होती है जो एक्चुअल बैंक नोट्स, जो हमारे पास रुपीज़ के नोट्स होते हैं, 2000 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, 100 200 के नोट होते हैं, उनकी जगह जो हम यूज़ कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं प्लास्टिक कार्ड्स, ठीक है। उन्हें हम यूज़ करते हैं जैसे कि कैश कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड, ठीक है। ये होते हैं प्लास्टिक मनी, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले डेबिट कार्ड। ओके, डेबिट कार्ड के बारे में सबको ही पता है, नॉर्मल है, सबके पास होता है, ठीक है। ये एक टाइप का प्लास्टिक कार्ड है, ठीक है। अगर हमें कैश विड्रॉन करना पड़े तो हमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें बैंक से विड्रॉन करना पड़ता है, जो पासबुक होती है उससे। लेकिन डेबिट कार्ड की वजह से हम डायरेक्टली उनके एटीएम में कैश निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी विड्रॉ करने की, लेकिन अब लिमिट भी हो चुकी है। वो बैंक टू बैंक अप्लाई करती है कि हाँ कौन से बैंक ने कितनी लिमिट रखी है, मेनली 4 लिमिट है पर मंथ की, ठीक है। ये प्रीपेड एटीएम कार्ड है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये होंगे तो तुम 10,000 रुपये ही निकाल सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है। एंड साथ के साथ अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी होंगे, ठीक है, तब भी आपकी कुछ लिमिट होएगी पर मंथ की, ठीक है, या फिर पर टाइम की कि तुम कितने पैसे एक टाइम में निकाल सकते हो, एक दिन में निकाल सकते हो। वो लिमिट भी आपकी वेरी करती है, चेंज होती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अलग है, आपका अकाउंट किस तरफ का अलग है, बैंक टू बैंक भी वेरी करती है वो, ठीक है। अब और डेबिट कार्ड कहाँ काम आ जाता है? ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन मेकिंग अ परचेज। जैसे हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से भी डायरेक्टली हम उसको डेबिट कार्ड से भी पे कर देते हैं, डेबिट कार्ड की जो मशीन होती है छोटी सी, उससे डायरेक्टली पे कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ होता है, जैसे हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है कि हमें जैसे कि हमें एक सीवीवी नंबर होता है जो उसका 3 डिजिट का नंबर होता है, अकाउंट उसका पूरा कार्ड का नंबर होता है, वो चाहिए होता है, और उसकी एक्सपायर डेट चाहिए होती है, तो हम कहीं से भी उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में भी सबको पता होता है, ठीक है। अभी आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना, आपको इतने कॉल्स करेंगे ना क्रेडिट कार्ड वाले, क्योंकि उनका एक टारगेट होता है जो कि उनको अचीव करना होता है कि मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड बेस्ड होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो ये क्रेडिट कार्ड है ये एक टाइम में सारा बिल इकट्ठा कर लेता है और मंथ के लास्ट में हमें टोटल परचेज बता देता है कि तुम्हारा इकट्ठा बिल इतना हो गया है, ठीक है। ये पोस्ट पेड मनी कार्ड है। अगर जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है ना, तो आप 12,000 भी खर्चा कर सकते हो, ठीक है। वो बाद में आपका वहीं से रिकवर हो जाएगा, जब आप अकाउंट में दोबारा जमा 3,000 रुपये जमा करोगे तो 2,000 पहले के कट जाएंगे, ठीक है। देन है अलाउइंग द होल्डर टू परचेज सर्विस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में तुम इस पे जो परचेज कर सकते हो वो उधार में कर सकते हो। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये सबको पता ही होता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड तुमने को पता होगा, तुमने देखा भी होगा, तुम्हारे पास होगा भी, डेफिनेटली तुम्हारे पास होगा ही होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा ये क्या होता है। देखो स्मार्ट कार्ड क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है, इसे चिप कार्ड भी बोलते हैं, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम्हारी ना इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती है, जैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास कुछ भी है उसकी इंफॉर्मेशन होती है,
प्लास्टिक कार्ड विद बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर, ये है, इसमें ये चीज़ होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तुम्हें अगर तुमने मेट्रो में सफ़र किया तो मैं मेट्रो का एग्जांपल दे देता हूँ। मेट्रो में क्या होता है, तुम्हें गेट खोलने के लिए ना एक कॉइन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो कॉइन तुम्हें जहाँ से जहाँ तक जाना होता है वो उसी उन्हीं दरवाजे में खुलेगा, वही वही दरवाजे खोल पाएगा जहाँ से जहाँ तक तुम्हारा स्टेशन होएगा, ओके। एक उसकी जगह कार्ड आता है जिसका मिनिमम आपको चार्ज करना पड़ता है 150 रुपये, ठीक है। तुम उसको उस कार्ड को खरीदो, ठीक है। उस कार्ड को तुम पर्स के ऊपर से ही लगा दोगे ना, ये कॉन्टैक्टलेस भी होते हैं, कॉन्टैक्ट वाले भी होते हैं, बिना कॉन्टैक्ट भी होते हैं, एंड दूर से मैग्नेटिक जो रेज है वो कैच करके ये खुल जाते हैं। तो तुमने पर्स नॉर्मली ऐसे रख भी दिया ना, पर्स के साथ ही रख दिया, पर्स के अंदर तुम्हारा अगर जो कार्ड है तुमने पर्स के साथ ही वहाँ रख दिया ना उसके ऊपर, चिप के ऊपर, तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर कार्ड उसको अंदर घुसाने की उसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैग्नेटिक है वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल, एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास सबके पास है, जो आपका सिम कार्ड है ना वो भी एक तरीके का स्मार्ट कार्ड होता है, ठीक है। जो आपका सिम कार्ड है वो भी एक तरीके का सिम स्मार्ट कार्ड है। एंड 2015 में 10.5 बिलियन स्मार्ट कार्ड बने थे, स्मार्ट कार्ड की चिप्स बनी थी, वो फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह है जो स्मार्ट कार्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। अब है बैंक अकाउंट, अब ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट सबका ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेव मनी करो और इंटरेस्ट कमाओ, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स, हालांकि ये रिस्क फ्री रहता है। अब रिस्क फ्री प्रॉपरली नहीं रहता, उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन इतना बड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। अब देखो लीस्ट प्रॉफिटेबल है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना कम रिस्क होगा उतना कम प्रॉफिट होएगा, और ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप कभी भी पैसे डालो कभी भी निकाल लो। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मेनली 4 to 6% के बीच बीच में होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कहाँ पर है, ठीक है, और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, तुम कितने भी पैसे जमा कराओ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ब्लैक मनी मत जमा कर लेना, वो ब्लैक मनी भी यहाँ वाइट हो जाएगा और साथ में तुम्हें टैक्स देना पड़ जाएगा, और तुम्हें क्या पता आ भी जाएगी पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास इतना। ओके, नेक्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें रोज़ के रोज़ पैसे निकालने हैं, कभी किसी को देने हैं पैसे, कभी किसी को क्रेडिट देना है, कभी किसी को डेबिट करना है, ठीक है, कुछ भी करना है, अगर डे टू डे पैसे चाहिए होते हैं ना, तो उसमें इसमें कोई लिमिट नहीं होती। हालांकि डेबिट कार्ड में जो सेविंग अकाउंट है उसमें लिमिट होती है कि तुम इतने ही पैसे निकाल सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं होगी आपकी, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल रहता है, ठीक है। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के लिए यूज़फुल इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, ठीक है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, ये बस इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि आपको डे टू डे पैसे मिलते जाए। अब नो इंटरेस्ट पेड, अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ फ़ायदा क्या है फिर वहाँ पैसे रखने का, तुम घर पे रख लो, पहले तो वहाँ पैसे सेफ रहेंगे, ठीक है। सेकेंडली हम इजीली ट्रांसफरेबल मनी है, कहीं भी हम जाके कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक मेन चीज़ बताता हूँ, कुछ कुछ कंट्रीज़ में, ध्यान से सुनो, कुछ कुछ कंट्रीज़ में आपको बैंक पे पैसा जमा कराने के लिए भी सर्विस पे करना पड़ता है, सर्विस चार्ज लगता है। मैं मोस्टली लोगों को ये बात पता नहीं होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को भी काफ़ी देर में आगे पता लगी थी ये बात, कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में ना अगर आपको पैसे जमा करने हैं ना किसी के अपने ही अकाउंट पे किसी बैंक में, तो वो बैंक आपसे फ़ीस चार्ज करेगा, हालांकि काफ़ी कम फीस होती है, लेकिन वो चार्ज किस लिए करता है कि हम तुम्हें सर्विस दे रहे हैं, हम तुम्हें जगह दे रहे हैं, हम तुम्हें स्टोरेज दे रहे हैं पैसा रखने की, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन कभी भी हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेन फ़ायदा क्या करंट अकाउंट का, फ्रिक्वेंटली डिपॉजिट एंड विड्रॉल बाय चेक, कभी भी कितने भी पैसे कभी भी कितनी भी ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये सेव स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ, हर महीने, जैसे एलआईसी की किस्तें जाती है ना 2 महीने में, महीने में भी जाती है, कैसे भी चल जाती है, चलो, इसमें हर महीने आपको छोटी छोटी अमाउंट फिक्स करनी होती है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग फिक्स डिपॉजिट जितना ही रेट होता है, जो फिक्स डिपॉजिट में रेट मिलता है उतना ही मिलता है, ठीक है। इसका जो मिनिमम पीरियड होता है आरडी का वो 6 मंथ होता है, ये एग्जाम में आ जाता है, मिनिमम पीरियड ऑफ आरडी या फिर टाइम डिपॉजिट कुछ भी पूछ सकते हैं। मिनिमम पीरियड ऑफ आरडी कितना होता है, 6 मंथ होता है, और मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है, ये एग्जाम में आ जाता है,
इसको ध्यान से सुनना। जो मिनिमम पीरियड है तुम 6 महीने के लिए पर मंथ पैसे दे सकते हो, हर 6 महीने में देते रहो, ठीक है। और मैक्सिमम तुम 10 साल में दे सकते हो। एंड 10 साल बाद तुम्हें सारी की सारी, या फिर 6 महीने बाद, जब जितने भी टाइम के लिए तुमने पैसे जमा करे हैं, एक टाइम बाद तुम्हें की सारी तुम्हें अमाउंट वापस मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रह चुका है बीच में, क्योंकि हर कोई यही कराता था फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि उस पर जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मनी होता है वो डिपॉजिट स्टार्ट लमसम अमाउंट, लमसम मतलब टोटल लमसम अमाउंट हम फिक्स एक डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अब वो मिनिमम पीरियड चाहे 7 डेज हो या मैक्सिमम 10 ईयर्स हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम 7 डेज एंड 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर देते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। और जैसे आरडी को टाइम डिपॉजिट कहते हैं, वैसे ही फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट करते हैं अब इम्पोर्टेंट रेट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्टली कि हाँ तुम्हारा ये बैंक रेट क्या चल रहा है करंटली, ठीक है, तुम्हारा रिवर्स रेपो रेट कुछ भी क्या चल रहा है, ये पूछते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो डायरेक्ट पूछते हैं। एक क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देते हैं, और मेनली जो नॉन बैंकिंग वाले होते हैं, जिन्होंने बैंकिंग नहीं पढ़ी होती, उनको नहीं पता लगता कि अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, या फिर कोई भी रेट, रिवर्स रेपो रेट किसी को भी बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वही बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, ये रेट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है, ठीक है। जो तुम्हें उधार देता है, जो तुम्हें लोन देता है, वो ना उसके ऊपर तुम्हें चार्ज करता है, बैंक को चार्ज करता है। देखो दो, एक होता है आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एक है कॉमर्शियल बैंक, जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। अब पीएनबी के पास पैसे कम है, या फिर एसबीआई किसी के पास पैसे कम है, तो वो किसके पास जाएगा, अपने हेड के पास जाएगा। कौन हेड, सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक उन्हें लोन देता है, समझ रहे हो ना, सेंट्रल बैंक उन्हें लोन देता है, ठीक है। अब बैंक रेट क्या है वो करंटली मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। बैंक रेट अभी मेनली 4.65 चल रहा है, ठीक है। एंड बैंक रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। अब बैंक रेट और जो रेपो रेट है वो लगभग सेम होता है, मैं दोनों को इकट्ठे ही बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते 2 मिनट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जो आरबीआई मनी देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसके ऊपर जो रेट चार्ज करता है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ समझिएगा, ठीक है। अब मान लो जो रेपो रेट है या फिर बैंक रेट है, ठीक है, रेपो रेट है फिर बैंक रेट है, वो आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना है, मतलब क्या हुआ, आरबीआई ने जो तुम में से लोन ले रहा है ना, ठीक है, जो तुमसे लोन की अमाउंट ले रहा है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो, ठीक है। तुमने 10,000, कमर्शियल बैंक ने मान लो 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। अब आरबीआई क्या चार्ज कर रहा है, 10% चार्ज कर रहा है, तो मतलब तुम्हें 1,000 रुपये हर देने पड़ेंगे, ठीक है। 1,000 रुपये नॉर्मल सी बात है, देने पड़ेंगे उसे। अगर उसने 12% कर दिया, ठीक है, तब आपको 1,200 देने पड़ेंगे, है ना। ले अब देखो ध्यान दो, अगर आरबीआई रेट बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, पैसे कम लेंगे, समझ रहे हो ना। अगर रेट बढ़ा दिया, ठीक है, 10 से 12% बढ़ा दिया, पहले उसे 1,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब वो 1,200 दे रहा है। तो अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट या फिर बैंक रेट, दोनों की बात हो रही है, रेपो रेट और बैंक रेट दोनों की बात हो रही है, बाद में तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों के बीच में। अगर उसने रेट बढ़ा दिया तब कमर्शियल बैंक पैसे कम लेंगे, ठीक है, लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम आए, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम आए तो कमर्शियल बैंक आगे मार्केट में पैसे कम देगा, समझ रहे हो, लिंक करते रहो। देखो आरबीआई ने अगर रेट बढ़ा दिया, कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, लोन कम लिया तो पैसे कम लिए, लोन कम लिया तो पैसे कम लिए, पैसे कम लिए तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हुए, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हुए, कमर्शियल बैंक से लिंक कौन है, इंडिविजुअल है, हम आम नागरिक है, तो हम आम नागरिकों के पास भी पैसा कम हुआ, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन क्या होता है, पैसा ज़्यादा आ गया मार्केट में, है ना, तब क्या क्या करना है, पैसा कम करना है ना, तो आरबीआई क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा, रेट बढ़ाएगा, कमर्शियल बैंक लोन कम कर देंगे, लोन कम कर देंगे, उनके अकाउंट में पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे, कमर्शियल बैंक आगे पैसे नहीं देगा आम नागरिकों को, आम नागरिकों को पैसे कम देगा, तो ऑटोमेटिकली वो पैसे मार्केट में कम जाएंगे, समझ आ रहा है।
क्या कर दिया उसने, आरबीआई ऐसे कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा पैसे आगे, दोबारा बताता हूँ, ज़्यादा पैसे आगे मार्केट में, अब कम पैसे में बताता हूँ, मान लो डिफ्लेशन आ गया, मार्केट में पैसा ही नहीं है, आरबीआई क्या करेगा, रेट को कम कर देगा। अगर तुम्हें कम रेट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो तुम पैसा ज़्यादा लोगे ना। कॉमर्शियल बैंक ने ज़्यादा पैसा लिया, कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया। अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा है तो वो आगे कैसे ना कैसे कम रेट में कैसे भी हम आम नागरिकों को ही देगा ना, तो वो पैसा ज़्यादा देगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया, जिससे कि जो डिफ्लेशन है ये वापस इन्फ्लेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल करता है आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब बैंक रेट और रेपो रेट में फ़र्क है। पहले तो मैं रेपो रेट बताता हूँ। रेपो रेट हमारा 4.4 है, ठीक है, और बैंक रेट कितना था, 4.65, ठीक है। अब मैं इनके डिफरेंस बता देता हूँ, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो तुम एक ही डिफरेंस जो मेनली याद रखना, जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, और जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये मेन डिफरेंस है जो तुम्हें हर जगह पढ़ाया भी यही जाएगा, ठीक है। फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जो बैंक रेट होता है ना वो चार्ज अगेंस्ट लोन ऑफर बाय आरबीआई। जो लोन देता है आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो होता है बैंक रेट, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, अगर तुम्हें ये चीज़ समझना है तो तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस बैंकिंग टर्म, एडवांस पे बता रहा हूँ मैं थोड़ा। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट रीपरचेजिंग द सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। मतलब जो जैसे कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो क्या करता है, जो सिक्योरिटी होती है जो उसने सोल्ड की होती है उसको रीपरचेज करता है आरबीआई से, तब उसके ऊपर जो चार्ज लगता है। अगर समझना है तो इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है इसमें, बैंक रेट क्या होता है, इस पर कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, गिरवी रखना कुछ भी, तो बैंक रेट में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। रेपो रेट में क्या करना पड़ता है, उन्हें सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, बॉन्ड भी, क्या पता एग्रीमेंट या कोलेट्रल, कैसे भी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है रेपो रेट में, ठीक है। अब जो बैंक रेट होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कस्टमर्स को के लैंडिंग रेट को। कैसे, अगर जो बैंक रेट में हेर फेर हुई ना, ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, वो जो हमें पैसा देता है, हमें उधार देता है, हमारे पे कोई भी वो डिपॉजिट में हमें सेविंग में इंटरेस्ट देता है, वो उस पर कम ज़्यादा करने लग जाएगा। लेकिन जो रेपो रेट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता, कस्टमर पे कोई भी लिंक नहीं होता, कोई भी कस्टमर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि रेपो रेट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और याद रखना, रेपो रेट हमेशा कम होएगा और बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होएगा, ठीक है। रेपो रेट हमेशा कम होएगा और बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होएगा। और एक और चीज़, रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी बोलते हैं, बैंक रेट को रीपरचेजिंग रेट भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा हो। और बैंक रेट मैंने बताया हमेशा क्या होएगा, सॉरी रेपो रेट हमेशा क्या होएगा, बैंक रेट से कम होएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, अब है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट में और बैंक रेट में क्या था, वो लोन दे रहे थे, ठीक है। रेपो रेट और बैंक रेट में क्या था, आरबीआई लोन दे रहा था। अब इसमें क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फॉर कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक में से पैसे लेता है, अब इसका मतलब ये मत समझना कि आरबीआई का दिवालिया निकल गया, आरबीआई को क्या जरूरत पड़ेगी पैसे लेने की कमर्शियल बैंक से, वो भी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब जैसे कि वहाँ पर कंट्रोल कर रहा था, क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं जैसे, कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, मार्केट में मनी का फ्लो कम ज़्यादा करना, जैसे वहाँ पर कर रहा था वैसे ही यहाँ पर भी करता है। कैसे करता है, देखो, इन्फ्लेशन आ गया भाई, ठीक है, इन्फ्लेशन छोड़ो, क्या हुआ, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा कर दिया, मतलब वो इनके कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ज़्यादा पैसा डालेगा ना, ज़्यादा पैसा बैंक पे डालेगा, आरबीआई को देगा ताकि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। ज़्यादा पैसा यहाँ दे देगा तो यहाँ पर क्या होएगा, मार्केट में पैसा क्या होएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा ना। देखो, तुम्हें अगर जो कोई बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, तो तुम उसी बैंक पे पैसे डालते हो, ठीक है। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट तुम्हें ज़्यादा दिया, कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा आरबीआई में डाल दिया, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया तो मार्केट में भी पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। इस पे इनवर्स रिलेशन चलता है, रेपो रेट एंड बैंक रेट में डायरेक्ट रिलेशन चलता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में इनवर्स रिलेशन चलता है। इनवर्स रिलेशन कैसे, अगर जो रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। कैसे हुआ,
रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, कमर्शियल बैंक ने अपना सारा पैसा वहाँ दे दिया, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं रहा तो मार्केट के पास भी पैसा नहीं रहा। ठीक है, अब मैं बार बार बैंक और मार्केट, कमर्शियल बैंक और मार्केट को इंटरलिंक क्यों कर रहा हूँ? जितना भाई बैंक पे पैसा रहेगा उतना ही तुम पे ही रहेगा। कोई अपने जेब में ही कैश लेके, या कोई इतना बड़ा नहीं आदमी नहीं है कि हाँ अपनी जेब में पैसे, हर कोई बैंक पे ही पैसे डालता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चीज़ दोबारा बोल रहा है, इसको ध्यान देना कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें इन्वर्स रिलेशन चलता है, और जो बैंक रेट है, जो रेपो रेट है, उसमें डायरेक्ट रिलेशन चलता है। ठीक है, या आई होप यहाँ तक समझ आया हो। अब देखो SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या होता है? तुम्हें एक रेशियो होती है जो तुम्हें RBI बताएगा। ठीक है, एक रेशियो होती है जो तुम्हें RBI बताएगा कि तुम्हें इतना लिक्विडिटी एसेट अपने पास ही रखना है। मतलब कि ये नहीं, लिक्विडिटी एसेट बताया तो मैं पहले क्या होता है। लिक्विडिटी एसेट क्या होता है? जिसको तुम इजीली कन्वर्ट कर सको कैश में, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी होगी, कैश ही हो गया, ये सब लिक्विडिटी एसेट होते हैं जिसको तुम इजीली कन्वर्ट कर सको कैश में काफ़ी कम समय में। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर कई बार बैंक ऐसा तो करेगा ही नहीं कि तुम्हारे पास 6 लाख रुपए डिपॉजिट इकट्ठा हुआ कमर्शियल बैंक के पास, और तुमने 6 लाख का 6 लाख ही क्या कर दिया, लुटा दिया सारा का सारा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, तुम्हें कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, चलो मैं वो कैश रिजर्व में बताऊंगा। तो हाँ ठीक है, SLR समझ आ गया कि तुम्हें मिनिमम लिक्विडिटी एसेट तुम्हें रखना पड़ता है, बस तुम्हें इतनी ध्यान रखने की जरूरत है। लिक्विडिटी एसेट क्या होता है? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिपॉजिट इन अदर बैंक्स और एज करंट अकाउंट। ठीक है, ये सारे के सारे इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब हम इसको काफ़ी कम समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, SLR ये हो गया। अब हो गया CRR। CRR क्या होता है? ये होता है कि तुम्हें मिनिमम जो रेशियो है, मिनिमम रेशियो कैश की अपने अकाउंट पे ही रखनी है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ क्या हुआ था 19 में क्या हुआ था। एक अफवाह फैल गई थी कि जो PNB है उसका दिवालिया निकल रहा है। ठीक है, PNB बैंक है उसका दिवालिया निकल रहा है, ये रियल है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, ये सुना और उन्होंने वहाँ से पैसे पे पैसे निकालने लगे। ये एक अफवाह थी, जबकि लोगों ने वहाँ से पैसे पे पैसे निकालते रहे। उन्होंने मतलब फिर क्या हुआ, कुछ कुछ ATM से पैसे ही नहीं रहे। फिर लोगों को होड़ लगने लग गया कि यार इसका तो सच में दिवालिया निकल रहा है, क्योंकि इसके ATM में पैसे ही नहीं रहे। ऐसे बड़ी मुश्किल से इसका क्रेडिट कंट्रोल हुआ था, बड़ी मुश्किल से। ऐसे करते करते PNB लूट ही गया था बुरी तरह। ठीक है, तो ये सब होता है CRR, SLR। और अब मैं बताता हूँ आपको रेशियो कितनी कितनी है। देखो, जो रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, जो रिवर्स रेपो रेट है वो है हमारा 3.75। अच्छा, ये चेंज होते रहते हैं, जो मैंने ये अभी बताई है, जो रेट बताया है, ये 17 अप्रैल 2020 का है। ठीक है, 17 अप्रैल 2020 का है। अभी इससे पहले 27 मार्च को आया था, 27 मार्च को इसका रेट था 4%। ठीक है, अभी 17 अप्रैल को दोबारा चेंज हुआ है, तो ये एकदम न्यू है। एक होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैंने बताया क्या होता है, देखो मार्जिनल स्टैंडिंग MSF होता क्या एक्चुअल में? MSF होता है जब कोई बैंक का बुरी तरह दिवालिया निकल जाता है ना, उसे इमरजेंसी में पैसे चाहिए होता है। दिवालिया तो नहीं कहेंगे, सॉरी। MSF क्या होता है, जब किसी बैंक को इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो RBI के पास जाता है और वो RBI से पैसे लेता है। और जो MSF होता है वो बैंक रेट के बराबर ही होता है, मतलब 4.65 ही होता है। ये चेंज होता है 4.65, मतलब बैंक रेट 4.65 है, इसलिए MSF भी 4.65 है। ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है क्योंकि ये पैसे इमरजेंसी में चाहिए होते हैं। ठीक है, रेपो रेट पता लग गया। अब CRR कितना है हमारे पास? जो CRR है हमारे पास ये है 3%। ठीक है, और जो हमारे पास SLR था ये है हमारे पास 18%। अच्छा, तुम्हें एक और पते की बात बताता हूँ, ये भी किसी को नहीं पता होगा। अभी तक का मैक्सिमम गवर्नमेंट ने 40% का SLR रखा हुआ है, कि 40% तुम अपने पास रखोगे। ऐसा ऑब्वियसली क्यों किया होगा? क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया होगा, तो बैंक इन्होंने क्या बोला RBI ने कि तुम अब अपने पास पैसा ज़्यादा बचा के रखो। अब उसने 40% पैसा बचा लिया तो मतलब वो 60% पैसा ही आगे दे सकता है ना। तुम्हें अगर जो ये कहानी समझ नहीं आ रही, मैं बताता हूँ ये होता क्या है। देखो CRR SLR का सीन क्या होता है, ध्यान से सुनो। तुम्हारा मान लो 40% SLR कर दिया, ठीक है, RBI ने। पहले कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा लोन देगा उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होएगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसमें। समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा लोन देगा उतना फ़ायदा होएगा। तो अब उन्होंने RBI ने SLR 40% कर दिया, तो वो लोन सिर्फ 60% दे पाएंगे। ठीक है, या फिर और कम। ठीक है, मान लीजिए 60% ही दे पाएंगे वो ऐसा लोन।
तब उन्हें इंटरेस्ट, उनकी कमाई कम होएगी बैंकों की। अगर वो 18% है तो मतलब वो 82% लोन पे दे रहे हैं, तो उनकी कमाई ज़्यादा होगी, यहाँ पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होएगा। तो यही सीन होता है CRR एंड SLR का, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो यहीं है, यहीं तक ख़त्म है, ठीक है। यही सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सारे के सारे ध्यान से पढ़ लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड शेयर भी कर देना। एंड हाँ, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म्स आती ही आती हैं, इनमें से एक आधी पक्का आएगी ही आएगी तुम्हारे बैंकिंग एग्जाम में, ठीक है। और अब तो CGL में भी तुमसे रेट पूछे जाने लग गए हैं, तो SSC में भी अब रेट्स पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।